ये सर 14 नंबर 14A हो गया था एक तरीके से सिंगल एडवर्ड मशीन। 14B दिखाता हूँ। सिंगल एडवर्ड मशीन a pulley is heavy with heavy pulley। मतलब अगर पुली हैवी हो जाए तब सिंगल एडवर्ड मशीन का क्या होगा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके ओके बेटा ओके हो बेटा गया चेक सर। करो अपना। हाँ चेक करो। हो गया सर। तो मान लीजिए पुली जो है वो आपकी बार में m मास की है जिसकी रेडियस r है और इसमें से एक रोप गई हुई है और मान लीजिए ये m1 मास है और ये m2 मास है। ठीक है। पुली जो है वो किस शेप की है? एक तरीके से पुली किस शेप की होती है? डिस्क शेप, डिस्क टाइप की होती है ना, डिस्क। तो आप बता सकते हो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अभी भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। इस बात का मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, दोबारा देख लेंगे। पहले एक बार देखते हैं किस किस कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ सकती है। अगर ये मुझे पता चल जाए कि m1 पोजीशन कितनी दूरी पर है तो मुझे इसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी, l माइनस पाई आर माइनस वाई। यही तो होगी इसकी पोजीशन, l माइनस पाई आर माइनस वाई। सही लिखा हुआ है? तो आप मुझे बताएंगे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूंगा m1 मास की तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ m1 y डॉट स्क्वायर प्लस m2 मास की रखूंगा तो हाफ m2 बाई 2 डॉट स्क्वायर या बाई डॉट स्क्वायर ही आएगा। क्या सही बोल रहा हूँ? प्लस काइनेटिक एनर्जी एक और टर्म आएगी जो कि पुली की होगी और पुली की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई, जिसके अंदर रोटेशनल एनर्जी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आप बता सकते हैं आई कितना होगा? आई कितना होगा? चलिए छोड़ देते हैं आई, मान लीजिए आई को रहने देते हैं। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा अब देखिए पुली पुली को अगर मैं देखूं केवल तो पुली की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? पुली की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? वो वही होगी जो m1 की होगी या m2 की होगी। क्यों? क्योंकि पुली m1 और m2 के साथ ही तो घूम रही है। तो पुली की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी बाई डॉट और रेडियस कितनी है r, तो जो ओमेगा होगी वो ओमेगा होगी b अपॉन r, b मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन r का होल स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m1 प्लस m2 i अपॉन r स्क्वायर y डॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी केवल एक ही कोऑर्डिनेट की मदद से हमने निकाल ली। एक बार और समझ लें आप लोग। मैंने कहा कि m1 मास की काइनेटिक एनर्जी, m1 मास का डिस्प्लेसमेंट है y, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? y डॉट। इसकी वेलोसिटी अगर y डॉट होगी तो इसकी भी वेलोसिटी y डॉट ही आएगी, वरना डॉट करके स्क्वायर कर लो। और जितनी वेलोसिटी इसकी आएगी ये भी उसी टेंजेंशियल वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी, क्योंकि बेसिकली रोटेट करने की वजह कौन है? इस पे ये जो स्ट्रिंग जा रही है वही से रोटेट करा रही है। तो रोटेशनल जो मोशन हो रही है वो पुली की मोशन, रोटेशनल जो पुली की मोशन हो रही है वो m1 या m2 की मोशन होने की वजह से हो रही है। तो जितनी वेलोसिटी से m1 या m2 चल रहे होंगे उतनी वेलोसिटी से, टेंजेंशियल वेलोसिटी से ये पुली भी भाग रही होगी, है ना? चाहे आप इधर देख लें चाहे आप इधर देख लें, दोनों वेलोसिटीज क्या होंगी? सेम ही होंगी। इसलिए b बराबर r ओमेगा लगा दिया है मैंने। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात रही तो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल कहीं मान लीजिए, तो मान लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर ये रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस लेवल कितनी होगी एनर्जी m1 की? माइनस m1 g बाई माइनस m2 g l माइनस पाई आर माइनस वाई। क्या यहाँ तक सही है बात या नहीं? नाउ यू हैव काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ मोशन? लैग्रांजियन भी लिख ही लोगे आप लोग, और इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे आप बता दो। चलिए वापस आते हैं। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया, कोई बात पूछना चाहता है वो बताए मुझे। सर इधर आपने जो पोटेंशियल का जो मतलब फ्रेम लिया है वो आपने बेटा एक बार आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, एक बार मैं अपनी आवाज चेक कर लेता हूँ कि केवल मेरी तरफ से तो नहीं गड़बड़। मेरी तरफ से वॉल्यूम 100% है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है साफ। सर एक चीज सर, इधर आपने जो लिया है जो मतलब जो पोटेंशियल जो जीरो लिया है वो आपने कैपिटल M बराबर लिया। अभी अगर आप ये अगर M2 बराबर पोटेंशियल जीरो लेंगे तब ये जो पोटेंशियल का इक्वेशन में कैपिटल M भी तो आ जाएगा ना? कैपिटल M भी तो आ जाएगा ना? अगर मैं M2 का फ्रेम में अगर पोटेंशियल जीरो लेता हूँ तब वो कैपिटल M भी आ जाएगा ना? तब बेटा ऐसा पता है, अच्छा मैं समझ गया आपकी बात क्या कह रहा हूँ, मैं समझ गया। एक मिनट बेटा बोल लेने दो मुझे।
आप कहना चाह रहे हो कि आप पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल जो है M2 पर लेना चाह रहे हो, यही कह रहे हो ना? यही कह रहे हो? हेलो हाँ सर एकदम सर। राजदीप पॉल, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ यही कह रहे हो ना आप? अगर ऐसा करोगे ना तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ सर। अगर आप ऐसा करोगे, आपने स्पेसिफिकली वो पोजीशन ले ली है जिस पोजीशन पे पार्टिकल इंस्टेंटली है, तो आप फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपने काइनेटिक एनर्जी यहीं पर जीरो मान ली, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल पेंडुलम के केस में, अब नहीं सॉल्व कर पाओगे। यू आर वेरी स्पेसिफिक। आपको जो पिक्चर बनानी चाहिए और जो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल रहना चाहिए वो इन जनरल होना चाहिए। ये चॉइस आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम वो जगह तो ना लो जिसमें पार्टिकल खुद है, क्योंकि पार्टिकल तो हट जाएगा। भाई आप कोई और जगह ले लो, लेकिन ये पार्टिकल से जाने वाली मत लो। ये ले लो चल जाएगा, लेकिन पार्टिकल से पास होने वाली जगह मत लो। समझ पा रहे हो? ये ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल पार्टिकल से अगर पास होने वाली जगह लोगे पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद भी और समझ में नहीं पाओगे कि क्या कहना है, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिकली उस जगह को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेने को कह रहे हो जिस जगह पर आप किसी एक पॉइंट पर ही होंगे, उसके अलावा किसी और इंस्टेंट पर ऐसे नहीं होगा। तो आपको पिक्चर मोर जनरल बनाना है, इन जनरल पिक्चर बनाना हो। समझ आई बात मेरी? नहीं? हाँ सर। हाँ, इसका आंसर किसी ने निकाला? इक्वेशन ऑफ मोशन जहां तक मैं समझता हूँ आप लोगों ने निकाल लिया होगा, हल वाला आंसर ही आया होगा। Yes, sir. बस नीचे एक टर्म और ऐड हो जा रही होगी। ये आ रहा है किसी का y डबल डॉट प्लस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 Yes, sir. m1 प्लस m2 i अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेशल केस बना भी सकते हैं। इफ पुलिस वेरी स्मॉल और हाई वेरी लाइट, देन यू कैन नेग्लेक्ट i एंड योर आंसर विल बी आंसर ऑफ 14a। ओके, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। सर नेक्स्ट स्लाइड शो करें। प्रीवियस स्लाइड ये ले लो। सर आप हमारा ऑफ करवा रहे थे ना? बेटा कहा है मैंने, लेकिन आज ही नहीं हो पाएगा ना, एकदम थोड़ी होगा, बोला है। सर इसको न्यूटोनियन से सॉल्व करेंगे तो? क्या हुआ? सर इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करेंगे? न्यूटन से भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। न्यूटोनियन से टॉर्क दिखाना पड़ेगा। न्यूटोनियन से करके दिखाऊं क्या? हाँ सर एक बार कर देता हूं। ये देखो, इस पे सारे फोर्सेस दिखाओ। m1g, m2g, टेंशन टेंशन। ठीक है, तो अगर आप फोर्सेस का बैलेंस कराओगे तो क्या लिखोगे? मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन अगर a है, इसका एक्सेलरेशन भी होगा, और इसका एक्सेलरेशन भी अगर टेंजेंशियल देखो तो a ही होगा। ठीक है, a बराबर r अल्फा होगा। तो आप क्या लिखोगे? t माइनस m1g, दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये तो पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ठीक है, और जो टेंशन टॉर्क देगी इसको, वो कितना देगी? T इंटू आर इज इक्वल टू टाउ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन आर। तो T इंटू आर यानी कि T इज इक्वल टू हो जाएगा आई a अपॉन आर स्क्वायर। टेंशन तो दो है ना? दो टेंशन है ना, मतलब नचित वो बोल रहा है सर टेंशन तो दो है ना? हाँ, टेंशन दो है। एक्चुअल में क्या होगा, इसमें टेंशन भी अलग अलग होगी, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये T1 है, ये T2 है, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा गलत हो गया। T1 into r minus T2 into r is equal to हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बस थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ।
ये T1 है और ये T2 है। हाँ, T1 इंटू आर, ये तो हो गया इसका टॉर्क, और माइनस T2 इंटू आर, ये हो गया किसका टॉर्क, T2 का, बराबर टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई इंटू अल्फा हो जाएगा ए अपॉन आर। तो यहां से आ जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो जोड़ दे अगर इसको, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दे। एक मिनट बेटा, अभी दिखा रहा हूँ पिक्चर स्लाइड। तो कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 प्लस M2 माइनस M1, T1 माइनस T2 प्लस M2 माइनस M1 G इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, M1 प्लस M2 A। और A की जगह आप लगा देंगे, या फिर T1 माइनस T2 की जगह क्या लगा देंगे, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज और थोड़ी सी दिखानी है, एक चीज और नोटिस नहीं की किसी ने, ये जो टेंशन है ये वाली लगेगी किस पे, इधर। अगर मैं इसका पुली का दिखाऊं तो, और ये T2 होगी, तो T1 का जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और T2 का क्लॉकवाइज होगा, लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही है इसलिए ये माइनस का होगा। या तो ऐसा करो, इसमें माइनस लगा दो और ये वाला प्लस कर दो, तो ये T1 माइनस T2 की जगह T2 माइनस T1 हो जाएगा, तब ये माइनस का आएगा। फिर से समझो, ये पुली है, ये T1 है और ये वाला T2 है, तो पुली ऐसे घूम रही है, तो T2 इंटू आर इंटू T1 माइनस आर, ये होगा आई अल्फा। क्योंकि ऐसे वाला टॉर्क ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तभी तो ये इधर की तरफ को घुमा दे रहा है। ये तो हमने assumption लिया ना, मतलब M1 M2 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ना, मतलब कहाँ घूमेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैंने ये इक्वेशन लिखी तब तो मैंने assumption कर लिया ना। हाँ सर, हाँ भाई सही, उसमें आप assumption लिया कि वो ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है सर। हाँ, इसलिए ये वाली ले ली ना, T1 माइनस M1 G लिख दिया इसलिए। ओके सर, यानी एक्सीलरेशन मैंने इसमें अपवर्ड माना है, इसमें डाउनवर्ड माना है, तो ये पुली ऐसे घूम रही है, ये मान लिया है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उठा के उधर ले जाए, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा M1 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 I अपॉन R स्क्वायर A G। ये मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मानते हुए कि M2 और M1 क्या है, M2 बड़ा है, M1 छोटा है। और अगर उल्टा मानेंगे तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या माना है। समझ में आया नहीं आया न्यूटोनियन से? न्यूटोनियन से समझ में आया किसी के नहीं? सर ये जो इक्वेशन थर्ड है इसके बारे में बता दीजिए। इक्वेशन थर्ड देखो, ये वाली तो रहती है न्यूटोनियन, ये है बराबर एम से लिखी हुई, और ये वाली कहानी लिखी हुई है टाउ बराबर आई अल्फा से लिखी। ठीक है, इसमें बस ये और घुमाना है। तो टाउ कितना होगा, पुली पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स, एक T1 और एक T2। तो T1 का कितना आएगा, T1 इंटू आर, T2 का कितना आएगा, T2 इंटू आर। अब पुली की तरफ को घूम रही है, T2 की तरफ को, तो T2 माइनस T1 इंटू आर, ये हो गया टॉर्क, नेट टॉर्क जो इसको घुमा रहा है, आई अल्फा दे रहा है बस। और अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन आर, क्योंकि A बराबर आर अल्फा होता है। इससे T2 माइनस T1 आ गया, 4 वेरिएबल हो गए, सॉल्व 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व कर लिया। हाँ सर, थैंक यू। अब देखो, ये T1 और T2 अलग अलग होने चाहिए, अदरवाइज ये पुली घूमेगी नहीं। लाइट पुली होती तो ये बराबर होते, लेकिन हैवी पुली होने से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, बाकी सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अजय बेटा समझ में आ गया, अजय शर्मा? हाँ सर, आ गया। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो न्यूटोनियन से थोड़ा सा ये है कि मतलब आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना तभी हो पाएगा। चलिए, लेकिन फिर भी आपको कभी पूछना हो न्यूटोनियन से तो भी आप पूछ सकते हैं, बीच बीच में, सिर्फ इसलिए बताया। 14C देखें जरा, डबल एडवुड मशीन। आवाज बंद कर लें सब लोग। डबल एडवुड मशीन, तो देखें आप, कुछ आपको दिखा चुका हूं इस तरीके के क्वेश्चंस भी। एक बार आप लोग दोबारा देखें डबल एडवुड मशीन से क्या मीनिंग है। एक मास यहां लटका हुआ है और दूसरे सिरे से एक और पुली लटकी हुई है। यही तो है डबल एडवुड मशीन। ठीक है, मासेस अगर मैं देखूं तो ये M1 है
ये M2 है, ये M3 है, ठीक है। अब बस इन पे टेंशन दिखाने की जरूरत है क्या? इसमें यही तो खासियत है, आपको टेंशन से कोई मतलब ही नहीं, केवल आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो कोई बताएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? अगर ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, L1 माइनस पाई आर, या अगर स्मॉल पूरी मान लें तो पाई आर हटा दे रहा हूँ, है ना, हम कहीं लिखेंगे L1 माइनस Y1, लेकिन इससे ये M2 की पोजीशन या M3 की पोजीशन तो पता ही नहीं चली, तो कम से कम एक और मानना पड़ेगा, क्या? Y2, तो ये वाला कितना होगा? L2 माइनस Y2, तो कम से कम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी इसकी? 2। मतलब मिनिमम कितना कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है? 2 की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम इज 2। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कम से कम 2 की जरूरत है, और वो चॉइस है अपने y1 y2 मान लिए। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सबसे पहले, m1 की बताएंगे कितनी होगी? y1 डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी y1 डॉट स्क्वायर। m2 की अगर मैं कहूं तो m2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से, पोटेंशियल एनर्जी जहां 0 है, कितना है? L1 minus Y1 plus Y2. L1 माइनस y1, या लिख दूं L1 माइनस y1 प्लस y2, ऐसे ये तो होगा। इसका डॉट करो, स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? y2 डॉट माइनस y1 डॉट का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। तीसरी वाली बताओ सर, एक बार फिर से बता देंगे सर M2 वाला? भाई इसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये L1 लेंथ। L1 माइनस y1 प्लस y2, तो ये अच्छा ठीक है सर। इसका डॉट करोगे तो L1 का 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, यही तो आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सिमिलरली आप मुझे इसकी बता सकते हो, M3 की, L3 की, M3 की। सर दोबारा बता दीजिए एक बार। बेटा कोऑर्डिनेट एक बार देखो, जो समझ आ रहे हैं? यस सर। ये सारे तीनों समझ में आ रहे हैं इस ओरिजिन के लिए? सर ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखी आपने, ये Y2 डॉट माइनस Y1 डॉट, ये वाला नहीं आ पहले कोऑर्डिनेट बताओ, समझ में आ रहे हैं ये वाले कोऑर्डिनेट? रहा। ये सर 0, y1, इसका डॉट करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, कितना आएगा? y1 डॉट स्क्वायर, ये सर। वो ये लिखी हुई है। अच्छा इसका देखो, M2 का, इसका डॉट करो, स्क्वायर करो, कितना आएगा? y2 डॉट माइनस y1 डॉट होल स्क्वायर, वो ये लिखा हुआ है। ओके। और इसका डॉट करो, स्क्वायर करो, तो बताएगा M3 का? माइनस Y1 डॉट माइनस Y2 डॉट होल स्क्वायर, तो y1 डॉट प्लस y2 डॉट का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ ना, माइनस माइनस 12 आ जाएगा। बाहर का स्क्वायर में आया तो खत्म ही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? M2 वाला नहीं समझ में आ रहा सर। M2 वाला नहीं समझ में आ रहा? नहीं, M3 समझ में आ गया, ऐड हो गया वहां से L1 प्लस L2 माइनस Y1 माइनस Y2, लेकिन ये M2 वाला नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ये नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट यानी नहीं समझ में आ रहा, ये वाला? ये नहीं समझ में आ रहा, एक बार बता देंगे एक बार? अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? ये आपने Y1 लिया ना? नहीं तो L1 है, L1 है। L1 माइनस y1 ली। अच्छा ये टोटल स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? L1 माइनस y1, L1 और ये इसके नीचे वाली ये Y2 y2, तो कितनी हो गई टोटल यहाँ से यहाँ तक? ठीक है सर, ओके। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, माइनस m1g कितनी है? पहले वाले की डेप्थ y1, दूसरे वाले की डेप्थ, तीसरे वाले की, सब कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो पूछो, अदरवाइज आप समझ गए हो तो लिख लो। अब लैग्रांजियन लिख लोगे हर कोई? इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दोगे? बेटा जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी में करके दे रहे हो ना मुझे? सर हम कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा वेरीफाई भी करा दीजिए सर एक बार, इस तरह जो भी एक साथ बैठेंगे ना, तो वेरीफाई करा देंगे। नवीन बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लो, अदरवाइज एक दिन वेरीफाई कर लेते हैं। अगली क्लास में सारे लोग अपना करने की कोशिश करना, ठीक है? और हम दिखा देंगे आंसर, तो आप लोग अपना वेरीफाई कर लेना। याद हो आप लोगों को डबल एक्टिव मशीन का बुखार शायद उतरा नहीं होगा बहुत लोगों तक, पिछली बार जब करा होगा तो। और कुछ लोगों की कॉपी अभी भी मांग रही होगी सोल्यूशन, ऐसा है कि नहीं है? डबल एक्टिव मशीन का एक बार और करवा चुका हूं मैं न्यूटोनियन से। 4 इक्वेशन आई थी, 4 को सॉल्व करने के लिए बोला था, कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया था। यस सर।
और बाकी लोगों ने सॉल्व किया, सभी लोगों ने नहीं किया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। जैसे मैंने HW लिखा, है ना, वैसे उनकी कॉपी में लिखा रहा होगा और अभी भी लिखा हुआ होगा। थोड़ा सा कोशिश करो कि आप लोग, नहीं आपका हो गया होगा नवीन, लेकिन बाकी लोगों का मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो आप लोग नहीं, या मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे सर। कर लेंगे। अगर आप ये कहते कि करके दिखाओ तो भी मैं करके नहीं दिखाता, ठीक है? तो ये करना आप ही को, आज नहीं तो कल करना, कल नहीं तो परसों कर लेना। लेकिन चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा मूड बदलते हैं आप लोगों का, बहुत दिनों से एक ही जैसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखते देखते 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और 15th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड बातें भी कर चुका हूँ। सिलेंडर और इंक्लाइंड प्लेन, तो जहां पे मैं लिख रहा हूँ वहां पे कोई पट्टी आपको दिखाई दे रही है? नो सर। नो सर। सर ऊपर एक लाइव का है वो जो आता है हमेशा। वो इससे मतलब इसकी वजह से छुप तो नहीं रही है लाइन? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। बस यही पूछना। चलो ठीक है, चलिए सिलेंडर और इंक्लाइन प्लेन करते हैं। और आप लोगों को बताया था ये होलोनोमिक कांस्टेंट है, याद हो तो? मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन बीटा है, ओके। और मान लीजिए एक सिलेंडर जो है उतरना स्टार्ट हुआ यहां से, और मान लीजिए एक समय ऐसा आया यहां से उतरना स्टार्ट हुआ, और मान लीजिए यहां पर हमें देखना है इसके बारे में। आप लोग इरिटेट तो नहीं होते बार बार पिक्चर बिगाड़ता हूं बनाता हूं? इसमें बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत बहुत मुश्किल में बोला हुआ खिसता है। नहीं सर, क्लासिकल में डायग्राम तो अच्छे लगते हैं सर। मैं कोशिश तो करता हूं मैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों तक सिक्का सही से पहुंचते हैं नहीं। चलो खैर, ये बताना इसको, अगर ये एक्स है, ये अगर पोजीशन, ये मान लीजिए t = 0 ये थी पोजीशन, और t = t पर यहां पहुंच गया, ठीक है? अब मैं दिखाता हूं आपको। तो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल ये है, ये ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल। इसके रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिर गया है, पहले तो ये बताएं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हम ये x कितना है। अगर मैं आपसे कहूं ये डिस्टेंस जो है वो x है, सेंटर ऑफ मास कितना चल के आ गया है आगे तक, x दूरी। और मान लीजिए ये जो घूम गया है, ये मान लीजिए यहां से घूमना स्टार्ट हुआ और ये घूमते घूमते यहां पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है? तो ये एंगल अगर थीटा है तो, या थोड़ा और बड़ा दिखा दे, ये एंगल अगर थीटा है तो बता सकते हो ये वाली दूरी कितनी होगी? सर मतलब रेडियस भी होना चाहिए, मतलब r थीटा हो जाएगा। ये अगर आ रहा है तो ये वाली दूरी कितनी होनी चाहिए? ये r थीटा हो जाएगा, r थीटा हो जाएगी ना? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा ये वाला? थीटा। हाँ? बीटा। बीटा होगा ना, जितना एंगल ये होगा उतना ही तो होगा बीटा। अच्छा आप बताओ मुझे, ये बीटा है और ये एक्स है, तो ये वाला कितना होगा? एक्स साइन बीटा, है ना? यही तो होगा। ये ट्रायंगल में अगर ये एक्स है तो ये एक्स कॉस बीटा होगा, ये एक्स साइन बीटा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ा आसानी से लिख जाएगी, mg एक्स साइन बीटा, है ना? अब पहले तो ये समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं वैसे तो एक होगी, लेकिन थोड़ा देखें कि इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अंदर, ये वेलोसिटी कितनी होगी? x डॉट। और अगर इसके अंदर x डॉट है तो चूंकि रोल कर रहा है तो सभी के अंदर x डॉट होगी नहीं। अच्छा चूंकि ये टेंजेंट घूम भी रहा है, रोल भी कर रहा है और घूम भी रहा है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? सर ये r थीटा डॉट है, और ऊपर भी होगी, मतलब वो मैंने दिखाई नहीं है, वो भी होगी r थीटा डॉट।
है ना, होगी ना। और अगर आपसे बोला था कि अगर x बराबर r थीटा डॉट हो जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट में। तो फॉर परफेक्ट रोलिंग x dot is equal to should be equal to r theta dot. Is it correct? x dot is equal to r theta dot, और this is integrable constant, तो you can also write it as x is equal to r theta. इसी वजह से आप बोल रहे थे ये वाला r theta, याद है अभी किसी बच्चे ने बोला था कि ये वाली पूरी r theta होगी, वो तभी होगी जब परफेक्ट रोलिंग हो। तो ये आप बता सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ये तो एक तरीके से इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितनी जरूरी पड़ेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक ही होगी क्योंकि एक रिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आइदर x होगा या थीटा होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होंगे एक साथ। तो x और थीटा ये डिपेंड करेगा आप कौन सा देना चाहते हो, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी लिखें। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोल करती है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता होती है नहीं, हाफ mh dot square हाफ एम डी स्क्वायर मतलब x डॉट स्क्वायर, plus half I और रोटेशनल half I omega square हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब dot square। इस एंगल से घूम रहा है, थीटा डॉट स्क्वायर। देखें अगर मैं यहाँ पर थीटा डॉट की जगह पर अगर x डाल दूं तो ऊपर इक्वेशन है मेरे पास, थीटा डॉट की जगह पे अगर मैं x डॉट अपॉन r डाल दूं तो क्या बुरा है, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m प्लस आई अपॉन, या m भी बाहर ले लूं तो 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई नहीं? yes sir। यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात है तो वो तो आपको मैंने सबसे पहले बता ही दिया था, कितनी होगी, माइनस एम जी X एक्स साइन बीटा। नाउ फ्रॉम हियर इट इज आल्सो क्लियर दैट देयर इज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट व्हिच इज x। अच्छा दोबारा डायग्राम बता देंगे बेटा, रुक जाओ। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास, आप मुझे बताओ आगे की कहानी। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए अभी निकालना है, होमवर्क नहीं है। लैग्रांजियन क्या हो गया इसका, हाफ m 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम जी एक्स अप इंटू साइन बीटा। नाउ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही के लिए होगी फॉर x, कैन यू टेल मी, x डबल डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, चेक करो जल्दी से। g sin theta by 1 plus I by mr square। yes sir exactly। क्या बताया बेटा, g sin बीटा divided by 1 plus I by mr square। वेरी नाइस। जिन लोगों का नहीं आया वो लोग निकालें अभी। सर सिलेंडर और डिस्क दोनों के लिए सेम अप्रोच ही रहेगा, डिस्क हो चाहे सिलेंडर हो चाहे कोई भी जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू सर्कुलर है, सबके लिए एक ही जैसा अप्रोच रहेगा, बस आई बदल दो। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं आर्टिकल लिखता कैसे, सिलेंडर ही नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, और एनी सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल बॉडी, ठीक है, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो चाहे कोई भी चीज हो। ये फार्मूला अगर आप चाहें, सर इसीलिए सर सॉलिड वाला और हॉलो वाला अलग अलग बिहेव करता है ना, हाई डिपेंडेंसी की वजह से। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा इसको भी न्यूटोनियन से बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि वजह जब आप लोगों ने एक पूछा तो दोबारा भी एक बार बताना बनता है। इसको न्यूटोनियन से भी देख लो जरा आप लोग। क्या करूं, डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, फोर्स अगर बोलूं कितने लग रहे होंगे, जी नीचे एम जी नीचे, नॉर्मल फोर्स पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शनल फोर्स और लग रहा होगा जो कि रोलिंग फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज ये मोशन हो ही नहीं पाएगी।
क्योंकि रोटेशन होने के लिए कोई ना कोई तो हो जो इसे टॉर्क दे पाए। सेंटर से पास होने वाले फोर्सेस इसे टॉर्क नहीं दे सकते, तो टॉर्क देने के लिए एफआर का होना जरूरी है, तो एक एफआर हो गया। क्या आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो एमजी के? बता सकते हो ये कंपोनेंट कितना आएगा एमजी का? mg sin बीटा। एमजी साइन बीटा। और ये वाला कंपोनेंट cos cos बीटा। एमजी कॉस बीटा। बीटा एंगल मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? एफ बराबर एम ए से इक्वेशन अभी दो लिखना सिखाई थी ना आप लोगों को, एक एफ बराबर एम ए से, तो क्या लिखोगे? एम जी साइन बीटा माइनस फ्रिक्शन माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। ये तो हो गया एफ बराबर एम ए से, न्यूटोनियन से मतलब फोर्स दिखा दिए। और टाउ बराबर आई अल्फा से क्या लिखोगे? यही लाइन सर वो फ्रिक्शन इनटू मतलब fr इनटू r FR into R। हाँ इज इक्वल टू i alpha आई अल्फा। अल्फा की जगह क्या लगा दूं? a by r तो एफ आर बराबर आ गया कितना? a by r square। ए बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ लगा दे। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। कैन यू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 ए के लिए? बताओगे ए कितना आएगा? सर ये सेकंड समझ नहीं आई। तो पीछे वाली क्या समझ में आ गई फिर आपके? ये वाली ये तो और टेढ़ी थी। सेकंड वाली अच्छा इसमें इसलिए नहीं समझ में आई, मैंने ज्यादा बोला नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसके अबाउट टॉर्क लो, इसके अबाउट एन का टॉर्क कितना? एन का टॉर्क कितना? जीरो। 0 एमजी का टॉर्क जीरो। एफआर का टॉर्क एफआर इंटू आर, और जो इसे क्या दे रहा होगा? आई अल्फा। अल्फा कितना होता है? ए अपॉन आर। आप समझ में आ रहा नहीं? दोनों सॉल्व करें, क्या आया? सेम आ रहा है। सर जो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन कभी-कभी ना सर आगे पीछे हो जाता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सर उसका एक बार थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देंगे? कुछ क्वेश्चन में किधर की तरफ हो, अगर रोलिंग वाले में कह रहे हो या फिर किसी भी केस में? रोलिंग में सर वो सर चढ़ने वाले में जिसमें ऊपर चढ़ता है उसमें उल्टा आता है फ्रिक्शन। वो उल्टा हो जाता है सर, वो मतलब फिर हमें क्या क्या मतलब एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए उसके लिए? उसमें देखिए रोलिंग होती है जब, तो आपको ये देखना है कि जब रोल हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे रोल हो रहा है, तो जरूर एक फोर्स ऐसा होगा जो कि इसे टॉर्क दे रहा होगा। अगर चढ़ रहा होगा, सोचो तो ऐसे चढ़ रहा होगा ऐसे, तो जरूर एक टॉर्क होगा जो इसे ऐसे चढ़ाएगा। अच्छा ठीक है सर, मतलब जो ठीक है, ध्यान घुमा रहा होगा, जो डायरेक्शन में घुमा रहा होगा वो वाली डायरेक्शन फ्रिक्शन की लेंगे। हाँ उसी डायरेक्शन को रख देना। ठीक है सर। देखो ये इस बार ये आसान पड़ा निकालना, मेथड 2 से ये आसान पड़ा है ना। सर ये हम कैसे जानेंगे कि मेथड 2 से आसानी पड़ेगा बोल रहे हैं? वो अपने बात, वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है। नहीं जैसे सर लास्ट वाले प्रॉब्लम में तो थोड़ा ज्यादा ही पड़ गया था। नहीं वो आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि बनाया ज्यादा मैंने। अगर मैं ज्यादा नहीं बनाता तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, केवल इतना ही पिक्चर बनाता और सेटलमेंट करता तो जल्दी आ जाता। लंबा थोड़ा थोड़ी ये भी, अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 इक्वेशन हो गए, वहाँ 2 इक्वेशन है। पर सर ये न्यूटोनियन में मिस्टेक होने का ज्यादा चांस है लेकिन। बिल्कुल सही बात, लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आ जाएगा, चिंता मत करो। इसीलिए बता रहे हैं बार बार बीच बीच में चीजें। चलो अच्छा मुझे आप ये बता सकते हो कि अगर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 है, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है, दोनों स्फीयर है, कौन नीचे पहले पहुंचेगा? सर जिसका मोमेंटम इसका कम होगा। नहीं हमने तो बता दिया ना, आप उसका आंसर बताओ। स्फीयर है दो, एक छोटा स्फीयर है एक बड़ा स्फीयर है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, कौन पहले पहुंचे? किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा? किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा? छोटे वाले छोटे वाले हैवी बॉडी का सर, हैवी वाले में से ना, हैवी वाले में। नीचे हाँ स्मॉल मास वाले में कुछ लोग बता रहे हैं। मैं कहूँ दोनों बराबर होगा तो नहीं मानोगे? सेम ही होगा हो सर, सकता है, हो सकता है। एम करेक्ट। मैं कह रहा हूँ अगर आप जो भी क्यों ना हो, ये आंसर सेम होगा अगर दोनों स्क्वायर है तो। शेप अगर एक जैसी है तो एक जैसा ही आंसर होगा। एक बार बताओ, आई अपॉन एम आर स्क्वायर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन शेप। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर सही है। नॉट ऑन मास एंड रेडियस। यस सर। क्यों? क्योंकि आई अपॉन एम आर स्क्वायर तो एक नंबर होगा केवल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आई अपॉन एम आर स्क्वायर में बोलूं, स्फीयर का कितना होगा? 2/5 2/5 होगा, चाहे कोई भी मास हो चाहे कोई भी रेडियस हो।
आई बाई एम आर स्क्वायर रिंग का कितना होगा? आधा होगा, 1/2 हाफ रिंग का 1/2 तो शायद नहीं, 1 होगा। हाँ सर, 1 ही होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या कि रेडियस कितनी है कितनी नहीं है, यानी अगर दो स्फीयर आप छोटे बड़े ऊपर से छोड़ दोगे दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, है ना? अगर दो छोटे बड़े स्फीयर है या छोटी बड़ी रिंग है, दोनों रिंग अगर है तो दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दिया जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई अपॉन एम आर स्क्वायर स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का, 2/5 जो कि सबसे छोटा होता है, 5 होता है सर। 2/5 है ना। आई अपॉन एम आर स्क्वायर रिंग का 1। तो आप बता सकते हो इन दोनों में पहले कौन पहुंचेगा अगर रिंग और स्फीयर हो तो? एक्स डबल डॉट सॉलिड स्फीयर में ज्यादा होगा या फिर? यस यस ये देखो ना रिलेशन, जिसका आई अपॉन एम आर स्क्वायर ज्यादा उसका एक्स डबल डॉट कम। क्या सही बोल रहा हूँ? यानी दोनों में किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन डेवलप होगा? सॉलिड स्फीयर में। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर रीच फर्स्ट एट बॉटम। गलत होगी बात? मेरी बात से सहमत है? यस सर। ठीक है, चले चेंज करें क्वेश्चन को, आगे बढ़े। ये बड़ा 12th क्लास में पूछा जाता था, 11th क्लास में। चलो किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? ये समझ नहीं आया, थोड़ा समझ ले। ये स्फीयर जो है या फिर एक डिस्क है जो लुढ़कती हुई नीचे आ रही है, और मान लीजिए ब्लू कलर वाली लाइन कितनी आगे बढ़ गई है एंगल में देखा जाए तो थीटा, जिससे इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी डेवलप हुई है आर थीटा डॉट, और इसके अंदर जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो एक्स डॉट। चूंकि परफेक्ट रोलिंग हो रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है, तो एक्स डॉट बराबर आर थीटा डॉट होगा। इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि एक्स और थीटा दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दो नहीं एक ही होगी। एक कोऑर्डिनेट की ही जरूरत पड़ेगी, एक्स या थीटा, दोनों को एट ए टाइम आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं ले सकते। समझ आ गई ये बात? जरा आप सोचना, इसी पिक्चर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, और इस सरफेस को जो इंक्लाइन प्लेन है उसको मैं गोल कर दे रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम का नाम है सिलेंडर इनसाइड ए फिक्स्ड सिलेंडर। सिलेंडर इनसाइड ए फिक्स्ड सिलेंडर बनाता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं एक बार आप लोग रुक के बनाना, ठीक है? पहले मुझे बना लेंगे। ये मान लीजिए फिक्स्ड सिलेंडर है या कोई भी सर्कुलर सरफेस है, और मान लीजिए इसमें ये सिलेंडर छोटा वाला है, इसमें रोल कर रहा है, ठीक है? ठीक है, रोल करता हुआ आ रहा है। मान लीजिए जहां से ये रोल करना स्टार्ट किया है वो जगह ये वाली है, और मान लीजिए ये जीरो लेवल इसी को मान ले रहे हैं ना, कहीं तो मानना ही पड़ेगा, तो जीरो लेवल यही मान ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल यही है, और ये रोल करते करते सिलेंडर जो है, ये मान लीजिए टच होने वाली जो लाइन थी ये यहीं टच हो रहा था ना, ये घूमते घूमते यहाँ पहुंच गई टच होने वाली लाइन। कितना इसमें कितना एंगल घूम गया ये? 5। तो बता सकते हैं इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी डेवलप हुई होगी अगर इसकी रेडियस r है, स्मॉल r, और इस पूरे की बड़ी वाली की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो कितनी होगी इसकी r फाई डॉट। सही लिखा है ना मैंने? अगर आप देखो तो ये कितनी रेडियस को फॉलो करता हुआ आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस को फॉलो करता हुआ आ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास? r माइनस r, बड़ा मतलब बिग r माइनस स्मॉल, बिग आर माइनस स्मॉल, स्मॉल कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना? ठीक है, ये वाली रेडियस कितनी होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और मान लीजिए इसका वर्टिकल के साथ में जो ओरिएंटेशन है वो थीटा है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, या इसकी सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी?
सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी और इस कर्व पाथ की टेंजेंशियल वेलोसिटी एक ही बात होगी। कितनी होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थीटा डॉट। थीटा डॉट। और चूंकि अगर ये इसकी हुई तो फिर सबकी होगी, क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी किसकी है? सेंटर ऑफ मास की। तो रोलिंग वाले में क्या होता है? सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से भागता है वही स्पीड सबकी होती है। तो अगर मैं कहूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रेस्ट में है तो फिर इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या बनेगी? आर माइनस आर थीटा डॉट इज इक्वल टू आर फाई डॉट। सही बोल रहा हूँ नहीं? यस सर। इस पिक्चर में और पुराने पिक्चर में कोई फर्क नहीं है, आप ध्यान से देखो। इसमें जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर मोशन कर रहा है और इस प्रॉब्लम में इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में इसका सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन कर रहा है, इसलिए एक्स डॉट है। इस वाले क्वेश्चन में इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए इसके अंदर वो एक्स डॉट किसका काम कर रही है? आर माइनस थीटा डॉट। बस इतना फर्क है, अगर ध्यान से देखो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कंस्टेंट होलोनोमिक है कि नॉन होलोनोमिक? क्या ये इंटीग्रेबल है कि नहीं? है ना? हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई सिस्टम की? 1 क्योंकि दोनों तो एक साथ ले नहीं सकते, या तो फाई चलेगा या फिर थीटा चलेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो नाउ राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बता सकते हो? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम। बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर होता था। बी मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस थीटा डॉट। ये इसकी वेलोसिटी है, समझ रहे हो ना? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। प्लस आप मुझे बताओगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या लिखूं? थीटा डॉट स्क्वायर लिखूं, ओमेगा लिखूं, क्या लिखूं? स्मॉल आर 5 तो हां बोलो बोलो बेटा। स्मॉल आर फाई डॉट? हाँ स्मॉल आर। नहीं, फाई डॉट। फाई डॉट। ओमेगा मतलब फाई डॉट ही तो हुआ ओमेगा। यस सर। आप उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बता रहे हो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे रोटेशनल वेलोसिटी कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस mg r माइनस माइनस mg आर कोस्ट कैपिटल आर माइनस आर कोस्ट। वेरी नाइस। तो अब आप एक बात बताओ, जब थीटा में ये वाला एक्सप्रेशन आई गया तो ऊपर वाले को भी थीटा में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इसीलिए नीचे पहले लिख लिया मैंने। फाई डॉट की जगह लगा दो कितना? आर माइनस आर थीटा डॉट अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। सही लिखा हुआ देखो। फाई डॉट की वैल्यू ऊपर से निकाल के लगा दी थीटा डॉट के टर्म्स में। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर कितना आया? हाफ एम थीटा डॉट स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है नहीं? अरे ये ठीक है यस सर। हाँ सर। तो डायग्राम दोबारा से बता दें। बेटा। इस डायग्राम में और पुराने डायग्राम में क्या फर्क है मैं बताता हूँ, पहले नोट कर लो। अच्छा एक बात बताता हूँ, 1 मिनट बात बताता हूँ। अच्छा एक बात ये मानते हो कि अगर ये वाले क्वेश्चन को इसे पकड़ के यहाँ से लटक जाऊं मैं अगर, तो सीधा नहीं कर दूंगा इसे? नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। सीधा कर दूं पकड़ के ऐसे? यस सर। तो जो इसमें सिलेंडर रोल कर रहा था और जो यहाँ रोल कर रहा है, बात बराबर नहीं हो जाएगी? हाँ सर। इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी थी? एक्स डॉट, क्योंकि ये लीनियर मोशन कर रहा था। इसमें कैसी मोशन हो रही है? सर्कुलर। तो इसके अंदर एक्स डॉट का काम कर रहा है, वो कितना कर रहा है? आर माइनस थीटा डॉट। अच्छा यही वेलोसिटी इस पे भी होगी, इस पे भी होगी। यही वेलोसिटी यहाँ भी थी, यहाँ भी है। अब चूंकि रोटेट कर रहा है तो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे कितना रोटेशन हुआ है? फाई। तो इसके अंदर कितनी आ गई? आर फाई डॉट। यहाँ पे कितना रोटेट हो गया था? थीटा। तो ये हो गया आर थीटा डॉट। पुराने वाले सवाल में और इस सवाल में अंतर ही क्या है? कुछ नहीं। और चूंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है क्योंकि परफेक्ट रोलिंग है, तो ये बराबर इसके हो गया, इसमें ये बराबर इसके हो गया। क्या फर्क? अब बताओ, अब बताओ कि नहीं समझ में आई तो दोबारा फिर बताओ। आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब आप लोग जरा इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के मुझे बताओ अभी फटाफट। लैग्रांजियन लिख लो। करिश्मा बेटा दोबारा पूछना है ये चीज, ये एक्सप्लेन हो गई? सर एक और बार कर दीजिए, समझ में आया। बेटा बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई? ये काइनेटिक एनर्जी
यस सर, नहीं इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन स्टार्टिंग में है वो अच्छा अच्छा, एक मिनट तो रोलिंग क्या होती है, रोलिंग मोशन क्या होती है, वो आपने शायद मैंने न्यूटोनियन पढ़ाई थी, हो सकता है आपको याद ना रही हो। जब रोल करती है कोई बॉडी तो चलती भी है आगे। तो मान लीजिए कोई अगर v वेलोसिटी चल रहा है आगे की तरफ को, और इसके अंदर एक r ओमेगा वेलोसिटी पीछे की तरफ को अगर है, तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी v होगी। यस सर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, एक तो ड्यू टू रोटेशन यस और ड्यू टू ट्रांसलेशन। क्या सही बोल रहा हूँ? यस अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा रेस्ट में, Yes. तब कहते हैं परफेक्ट रोलिंग होती है। परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन ही यही है। ये रोलिंग कंडीशन में लिख रहा हूँ बार बार x डॉट इज इक्वल टू r थीटा डॉट, एक बार लिख रहा हूँ x डॉट इज इक्वल टू r थीटा डॉट, और एक बार लिख रहा हूँ r माइनस r थीटा डॉट इज इक्वल टू r फाई डॉट। बस इतना सी बात है। समझ आई बेटा? नहीं सर, फिर इधर ये r माइनस r थीटा डॉट कैसे लिखा है वो नहीं आया। क्योंकि वजह है ना, इसकी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। इसके अंदर ये इसका सेंटर ऑफ मास किसमें कर रहा है मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंट की वेलोसिटी होगी वही तो होगी इसकी लीनियर वेलोसिटी। अरे b बराबर r ओमेगा में लीनियर वेलोसिटी कौन सी होती है? यही तो होती है। और ये वेलोसिटी ही जो है वो r ओमेगा मतलब r माइनस r थीटा डॉट के बराबर है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन थीटा है। देखो ध्यान से देखो इधर, नहीं समझ में आया ये वाला? सर, इसको ऊपर से भी मान सकते थे आप लोग, सोच रहे हो ऊपर से क्यों नहीं माना? ऊपर से मानते, लेकिन इससे नीचे से मानने से क्या होगा कि हम इसकी ऑसिलेटरी मोशन को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो आपकी स्क्रीन पे लैग्रेंजियन लिखा हुआ है, हाँ सर यही आ रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा यही आ रही है। देखो यस सर, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन कैसी है? सिंपल हार्मोनिक। यही तो हो रहा होगा। देखो एक बार आप लोग नोट कर लें जो लोग नहीं कर पाए हो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हमने यहाँ पर थीटा को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेकर सॉल्व किया, सर अगर हम फाई में करते तो सर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो बहुत टिपिकल हो जाता बेटा, वही तो है, लिखने को तो लिख ही लोगे, लेकिन ऐसा लिखना पड़ेगा r फाई अपॉन r माइनस r थीटा। करते रहो सॉल्व, ठीक है? लेकिन इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी कैलकुलेशन की, कोई अच्छा ही नहीं है। सर फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम किसे लेके करें कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा? बेटा मुझे तो साफ पता चल रहा है cos थीटा को फाई में बदलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने पूरे को थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ये तो पता लग गया इससे? यस सर, ओके सर। और इसको देखो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है इस वजह से कि थीटा लिया है, वरना फाई लेते तो क्या इन्वेस्टिगेशन होता? सोचो, थीटा लिया तो बता तो पा रहा है कोई कि ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सिंपल पेंडुलम करता है, ऐसे ये वाला एंगल एक तरीके थीटा काम कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। यस सर, इसलिए मैंने लिया है ये वाला। जल्दी नोट कर लें आप लोग, 10वीं स्लाइड देख लें। अच्छा सिलेंडर के लिए आई अपॉन mr स्क्वायर कितना होगा? सिलेंडर के लिए 1/2 तो ये कितनी हो जाएगी? 1 + 1/2 मतलब 2/3 आ जाएगा। सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाल ले, रिंग के लिए निकाल ले, वो ये देखो ये रहेंगे आपके सामने। बैकलाइट फॉर सॉलिड सिलेंडर आई अपॉन mr स्क्वायर 1/2 आपने बोला था, लगा दे उस इक्वेशन में। रिंग के लिए आई अपॉन mr स्क्वायर 1 होगा, लगा दे इस इक्वेशन में। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले, ये तो मैंने कुछ भी किया नहीं है, वैसे सब वैल्यू लगाएंगे उसके बाद। आगे बढ़ जाऊँ अब? नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जैसे हमने जो इनसाइड रोलिंग के लिए सिलेंडर लिया है, अभी हमने एग्जांपल रिंग का भी देखा, उसकी जगह स्क्वायर वगैरह सब हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप हो। ओके सर, तो करा है ना, इसीलिए सॉलिड सिलेंडर ले लिया, रिंग ले लिया, एंड सो ऑन भी लिख दिया, आप किसी के लिए भी निकालो, ठीक है? अब देखो अगर स्फीयर के ऊपर स्फीयर हो, या सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हो, या हुप के ऊपर हुप हो, तब बस फर्क क्या पड़ेगा इस पूरी प्रॉब्लम में? पिक्चर देखो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो r माइनस r लिखी जा रही थी वो r प्लस r लिखी जाएगी, है ना? यस सर। और ये अगर थीटा एंगल है, देखो पिक्चर देखो आप,
पिक्चर देखो, ये स्फीयर है या सिलेंडर है, उसके ऊपर एक r रेडियस का सिलेंडर है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी r प्लस r। इसकी अगर वेलोसिटी देखो तो कितनी हो जाएगी r प्लस r थीटा डॉट, यही था। और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी r फाई डॉट। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगी r थीटा डॉट r फाई डॉट प्लस इज इक्वल टू r माइनस r प्लस r थीटा डॉट, यही तो हो जाएगी। बाहर से बंद है। ये वाली तो हो जाएगी, बस माइनस आ जाएगा प्लस। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी एक ही रहेगी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा सेम रहेगी। बेटा आवाज बंद करें। सारा कुछ वही रहेगा, बस केवल r की जगह माइनस r लग जाएगा, मतलब r माइनस r की जगह r प्लस r लिख दो, सामने आपकी स्क्रीन पे है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल कहीं भी मान लो, कहाँ मान ले, इस केस में नीचे मान लेते हैं। तो कितनी हाइट पर है इसका सेंटर ऑफ मास, r प्लस r cos थीटा cos थीटा, ठीक है। वो देख लो, ये इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज आप लोग फटाफट लिख लो, कोई नई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी अगर बात करूं तो सब कुछ वही रहेगा, बस ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी दिखाएगा, ये तो अनस्टेबल रहेगा ना, ये तो गिरता चला जाएगा। जबकि पिछले वाले केस में क्या होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन होगी, ऑसिलेटरी, इसीलिए ये प्लस आ रहा है। समझ आ रहा है कुछ नहीं? यस सर। नोट कर ले, यस सर, आ रहा है। लिख ले फटाफट, r माइनस r की जगह r प्लस r, इसीलिए और वो मैंने वाला सर r थीटा डॉट r फाई डॉट ही रहेगा। वो तो r फाई डॉट ही रहेगा ना। यस, आ गया। ये क्वेश्चन देख ले फटाफट, ये नोट कर ले जल्दी से। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दें मुझे। A thin circular disc of mass m and radius r rolls on a fixed sphere. डन सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा आंसर ठीक है? सी है सर, सी। हाँ, सी। क्या दिया हुआ है? रिंग है ना, रिंग के ऊपर रिंग है। यस, नहीं सर, रिंग स्फीयर के ऊपर है। ओवरऑल रिंग है, सर्कुलर डिस्क। अच्छा, सर्कुलर डिस्क। सॉरी सर, डिस्क है सर, डिस्क है सर। अब आई अपॉन एम आर स्क्वायर कितना होगा इस केस में? 1/2 होगा। 1/2 होगा, है ना। तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो 2/3 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। तो रिंग के हिसाब से बता दो। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। क्या मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। सर रिंग का सर सेंटर के अबाउट 1 रहता है और एक्सेस के अबाउट 1/2 रहता है। क्या चीज? रिंग का भी तो सर सेंटर के अबाउट 1 रहता है और एक्सेस के अबाउट 1/2 रहता है। आप दोनों बातें अजीब बोल रहे हो। एक्सेस के बारे में बताओ, सेंटर से जाने वाली हाँ सर, एक्सेस, ये वाली एक्सेस के अबाउट एम आर 1 स्क्वायर रहेगा सर इसमें। और डायरेक्टर के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा डबल डॉट माइनस 2/3 जी अपॉन r प्लस r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आगे बढ़ूं? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने क्लास छोड़ दी वो घाटे में ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपके क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा, हम लोग अभी 16 क्वेश्चन करवा चुके, 17। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखे गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें लिखे लैग्रेंज आयलर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन।
स्मॉल ऑसिलेशन तो बेटा यहाँ हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे ने पूछा है कि स्मॉल ऑसिलेशन की कंडीशन हो जाएगी तो क्या साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख ले यहाँ पर, तो पहली बात तो यहाँ ऑसिलेशन तो हो ही नहीं रहे, नॉट ऑसिलेटरी। तो इसके बाद फर्दर कंडीशन लगाना समझदारी की बात नहीं है। ये माइनस साइन आ रहा है ना, ये माइनस साइन कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्लियर होगी उन्हें? चलिए, लैग्रेंज आइलर इक्वेशन इज इनवेरिएंट। अरे भाई कम है, कम भाई कम। आवाज वॉइस कोई बात नहीं बेटा, मैं बंद करूंगा, चिंता मत। लैग्रेंज आइलर इक्वेशन इज इनवेरिएंट under the gauge transformation पहला है if L dash is replaced by L plus df upon dt where f is function of q, I and t। ये ध्यान रखना है कि here f is called as generating function। हालांकि इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन मैं बता दूं अगर लैग्रांजियन को आप एक टोटल डेरिवेटिव में, टोटल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन एंड टाइम और टाइम, देन इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज लैग्रेंज आइलर इक्वेशन इज इनवेरिएंट, मतलब बदलती नहीं। अगर ऐसा कर दे हैं कि लैग्रांजियन में एक टोटल डेरिवेटिव जोड़ दे इसका, एक ऐसे फंक्शन का जो कि पोजीशन पर और टाइम पर डिपेंडेंट है, ऐसे फंक्शन का अगर टोटल डेरिवेटिव जोड़ दे तो लैग्रेंज आइलर इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि गेज मींस होता क्या है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। एमएससी में आए थे तो लोग बताते तो बहुत थे कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन एग्जैक्टली गेज मींस होता क्या है? क्या बता सकता है मुझे कोई? गेज माने होता क्या है? माने मतलब इसका मीनिंग क्या है? मेरी आवाज जा रही है सबका? गेज मीटर। यस सर। सर वो नापते हैं ट्रैक्टर में, गेज नापते हैं सर, वो इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजर करते हैं ना, लेवल नापते हैं सर, वही है। मतलब गेज मींस होता है इंस्ट्रूमेंट, यही तो कह रहा सर लेवल नापते हैं ना सर, लेवल नहीं, गेज मींस होता है इंस्ट्रूमेंट। हाँ इंस्ट्रूमेंट। अंग्रेजी मतलब अगर कहें तो इंस्ट्रूमेंट होता है। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, प्रानिंग, पेनिंग गेज, प्रेशर गेज वगैरह सुने होंगे। यस सर। हाँ सर। फ्यू टॉर से लेके हाई टॉप तक का। तो अगर प्रेशर गेज वाला गेज है यहाँ पे, तब तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं निकला, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं है। गेज का एक और मतलब होता है रिडंडेंट। गेज का एक और मतलब होता है रिडंडेंट, जिसका मतलब क्या होता है? अनावश्यक। मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप एलिमिनेशन। हाँ, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिडंडेंट फ्रीडम मतलब एल को चूज करने की फ्रीडम कौन कौन सी है? एल चूज कर ले, एल प्लस डी एफ बाई डी टी चूज कर ले, अल्फा एल प्लस बीटा चूज कर ले, इससे इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना चाह रहा है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग चाहे तो गूगल पे, विकिपीडिया पे सर्च करें, गेज मींस आएगा। इसका मतलब ये भी अनावश्यक डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनावश्यक स्वतंत्रता। जैसे आप लोगों ने याद हो तो ईएमटी में भी पढ़ा होगा गेज ट्रांसफॉर्मेशन, पढ़ा है? यस सर। क्या था वहां पे इक्वेशन? डेल बाय डेल टी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एज इक्वल टू 0 था। क्यों लिखते थे ऐसा? क्या होती थी इक्वेशन? बेटा थोड़ा सा इलैबोरेट करो आप लोग, ईएमटी की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस सर। ये सब फार्मूले पढ़े नहीं? यस सर, पढ़े सर। ये इसको बोलते थे हम लोग स्केलर पोटेंशियल, इसको बोलते थे हम लोग वेक्टर पोटेंशियल, है ना? अच्छा, ए में अगर कुछ ऐसा जोड़ दूं, नॉन करली टर्म जोड़ दूं, तो इस इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा सर। अगर कुछ ऐसा जोड़ दूं, नॉन ग्रेडियंट टर्म, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? नहीं पड़ेगा सर।
ये याद हो, इसी को बोलते थे गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये तुम्हें याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कूलॉम गेज वगैरह सर। कूलम्स गेज वगैरह आते हैं ना। हाँ सर। ये फाई से करते थे और इसके ए से। हाँ सर। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, एक तरीके से स्वतंत्रता है आपको फाई चूज करने की, स्वतंत्रता है आपको ए चूज करने की। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको हटा दूं यहाँ से या लिखा रहने दूं? रहने दीजिए। रहने दीजिए सर, ये भी गेज में ही आएगा। तो भाई गेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लैग्रांजियन में अगर मैं ये टर्म जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैग्रांजियन में अगर अल्फा बीटा जोड़कर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका चाहे तो आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। जैसे इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन है, आपको एक दो क्वेश्चन करवा भी चुका हूं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूं दोबारा से। तो अगर मैं ये प्रूव करने में सक्षम हूं कि लैग्रांजियन में अगर कुछ टोटल डेरिवेटिव वाली टर्म जुड़ी हुई है तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना है, अदरवाइज नहीं लगेगा तो तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप दिमाग जरा सा लगा दिए तो समझो आपका काम बन जाएगा। ये दो टर्म देखो आप ध्यान से, ये दो टर्म, अच्छा एक बात सोचो, अगर कोई बिना सॉल्व करे तुक्का मारेगा तो कौन सा मारेगा? छोड़ो ये बात, ये वाली बात बताओ, कौन सा तुक्का मारेगा? अगर ये लैग्रांजियन से दिखाई दे जाए तो कोई भी फ्री पार्टिकल को तो पक्का नहीं मारेगा। आप ये समझते हो नहीं? सर सी। सी पे मारेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अंडर द हार्मोनिक ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, हार्मोनिक ऑसिलेटर दिखाई दे रहा है? नहीं, क्यों? हार्मोनिक ऑसिलेटर तो लगी रहा होगा ये देख के। यस सर, लग रहा है, लग रहा होगा, है ना। और उसके बाद डैम्पिंग भी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो है वो अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो तुक्का बी पे लगा देंगे, अगर किसी ने लगाया तो। ये इसीलिए चांस होता है गलत होने का, ये गलत होने का क्वेश्चन चांस होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, ये थोड़ा देख लो कहीं ऐसा तो नहीं इसमें रिडंडेंट टर्म्स जुड़ी हुई है। ये टर्म देखो आप, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं? बताना, गलत तो नहीं लिख दिया? बोलो। यस सर। सही है हाँ सर। सर, सही है। लिख सकते हो। इसका मतलब ये फालतू की टर्म है। अगर x और t के टोटल डेरिवेटिव का कोई फंक्शन अगर जुड़ा हुआ है तो इफेक्टिवली लैग्रेंजियन क्या बचा? यानी ये क्या हुआ? इसका गेज ट्रांसफॉर्मेशन से आप लिख सकते हो इफेक्टिवली ये किसके इक्विवेलेंट है? फ्री पार्टिकल को देखकर आप क्या कह सकते हो? एनर्जी जीरो है, इसका मतलब आप डायरेक्ट तो इट इज फ्री पार्टिकल। कैलकुलेशन बिना करे आपका आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया? सर उसे इग्नोर कैसे किया सेकंड टर्म को? गेज ट्रांसफॉर्मेशन की लगाई ना कि इफ L is equal to L plus df by dt तो it is equivalent to L, equation of motion does not change। यस सर, डन। ऐसे ही जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, बिना कैलकुलेशन करे बताना। सर एक मिनट पीछे वाले पे आइएगा। बेटा बेटा जा रहा हूँ, एक मिनट। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि केवल लास्ट वाली को लिख नहीं सकते, नहीं लिख पाओगे। आप बताओ इसका आंसर क्या? लास्ट वाली टर्म को आप डी ओवर डी टी ऑफ माइनस हाफ क्यू स्क्वायर के लिख सकते हो? नहीं। यस सर। तो इसका क्या कर सकते हो? यू कैन ओमिट दिस टर्म, यानी इफेक्टिवली लैग्रेंजियन क्या बचा है? क्यू डॉट स्क्वायर। अगेन यू कैन सी दैट, से दैट मतलब एक बार ही नहीं कई बार क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं इस तरीके के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सर लास्ट का शुरू। ओके सर। अगला क्वेश्चन, एल नॉट दिया हुआ है हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। वो कह रहा है अगर ये इसको मॉडिफाई कर दें किससे? एल नॉट में क्या जोड़ दें? ए क्यू क्यू डॉट जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? सही लिखा हुआ मैंने? नहीं सही है सर। इसका मतलब किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलेगी ना? नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलेगी। इसमें लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन बदल जाएगी, इसमें लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन बदल जाएगी। अब ऊपर दोनों कैनोनिकल मोमेंटा के बारे में बताओ,
कैनोनिकल मोमेंटम क्या होगा? अगर एल नॉट से निकालूंगा तो क्या आएगा? डेल एल नॉट ओवर डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू होता है, तो कितना आएगा ये? एम क्यू डॉट। जबकि इससे निकालूंगा तो कितना आएगा? डेल एल अपॉन डेल एल क्यू डॉट। इससे निकालूंगा तो एम क्यू डॉट प्लस अल्फा क्यू। एम क्यू डॉट तो आएगा ही, लेकिन प्लस ए क्यू भी आएगा, क्योंकि क्यू डॉट वाला टर्म जुड़ रहा है ना इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल मोमेंटम तो बदल जाएगा, लेकिन इक्वेशन नहीं। इसका मतलब कैनोनिकल मोमेंटम गेट्स चेंज्ड बट इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स सेम। ये अभी इस बार नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गेट में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। लास्ट में से दोबारा बताना सर। ये समझ में आ रहा नहीं? ये सर एल नॉट से निकालोगे कैनोनिकल मोमेंटम तो एम क्यू डॉट आएगा, और एल से निकालोगे तो एम क्यू डॉट प्लस ए क्यू आएगा। और यहाँ पर ये टर्म क्या है? टोटल डेरिवेटिव के बराबर है, तो ये वाली टर्म जोड़ो या ना जोड़ो बराबर है। तो ये किसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड, हाउएवर कैनोनिकल मोमेंटम गेट्स चेंज्ड। हो गया सर। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, गेट के क्वेश्चन मैंने किए थे सॉल्व देखिए। ये क्वेश्चन इस बार गेट में आया हुआ है, गेट 2021। द टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल फंक्शन g is added to a Lagrangian L such that, ठीक है, वो ये ना f का काम कर रहा है। दिख रही सब लोगों को नहीं ये स्क्रीन? हेलो, यस सर, दिख रही है सर। when q dot generalized coordinates है, generalized velocities है, time है, and pi be the generalized momentum and h Hamiltonian associated with L। ये खैर आपको अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। if pi dash and h dash are those associated with L dash, then p dash कंजर्व होगा, p कंजर्व होगा, लेकिन p dash not necessarily कंजर्व। देखो चलो मैं ये अभी हैमिल्टोनियन बताऊं या फिर चलो छोड़ो। अगर इसको आप डेरिवेटिव करोगे, इसको क्या आएगा? डेल जी ओवर डेल क्यू एल इंटू क्यू एल डॉट प्लस डेल जी ओवर डेल टी इंटू टी डॉट, मतलब 1। यही तो आएंगे दोनों ही। यस सर। अगर एल से निकालूंगा, इससे निकालूंगा तो कितना आएगा? पी डैश डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, और इससे निकालूंगा तो डेल जी ओवर डेल क्यू एल भी आ जाएगा, पी एल डैश। और ये वाला होगा पी एल, यानी पी एल बदल जा रहा है किस टर्म से? डेल जी ओवर डेल क्यू एल से। यही तो हो रहा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी, डेल जी ओवर डेल, है ना? अगर पीएल कंजर्व है तो पीएल डैश भी कंजर्व होगा क्या? जरूरी तो नहीं है, तो डिपेंड करेगा इस वाले फैक्टर पे। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, बोथ एल एंड एल डैश सैटिस्फाई लैग्रेंज एरर इक्वेशन, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड देखो, पीएल डैश इज इक्वल टू पीआई प्लस डेल जी ओवर डेल क्यू, ये भी सही हो गया। और हैमिल्टोनियन आपको पढ़ाया नहीं है मैंने अभी तक। तो ओवरऑल ये पार्शियल डेरिवेटिव में वैसे रिलेशन होता है, बताऊंगा बाद में। तो पहला और थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इसको दोबारा भी लेंगे, समझ आ रहा नहीं? यस सर। तो दोबारा भी क्वेश्चन लेंगे, अभी मैंने सिर्फ दिखा दिया सिंबॉलिकली आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 21वां नंबर। आप लोगों को सारे गेट के क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता ना करो। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो आप मुझे बस। कैलकुलेट करके जो बताएगा वो तो बता ही देगा, बिना कैलकुलेशन के बता के दिखाएगा वो, उसके बारे में मैं समझूंगा कि उसे समझ आ गया। सर लास्ट वाले को करना पड़ेगा। सर लास्ट वाला डी, सेकंड लास्ट वाले। तो पहले आप देखो कि इसका इफेक्टिव लैग्रेंजियन कितना बना। किन किन टर्म्स को आप लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हटा सकते हो? लास्ट टू बीच वाले का डेरिवेटिव कर देंगे सर, तो लास्ट वाला सर दोनों करेंगे। क्या लिख दूं? हाफ एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू टी सर। नहीं बस कितना लिखा है? नहीं विद माइनस साइन सर। ठीक है, माइनस साइन। इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई, फ्री पार्टिकल है ये। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर इसका मतलब ये केवल इसी के इक्विवेलेंट हो गया ना। अब फ्री पार्टिकल है तो फोर्स कितना है इस पे? जीरो। जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट। वेलोसिटी क्या रहेगी हमेशा? वी नॉट रहेगी। आंसर आ गया। समझो, एक टेक्निक छोटी सी बताने से देखो लंबे लंबे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझे? वापस बताइए प्लीज। वापस बताऊं? फ्री पार्टिकल है, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है x नॉट इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल की वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू ab b नॉट ही होगी, हमेशा b नॉट होगी। क्यों? ओके हो गया सवाल हल। ठीक है, अच्छे लगे क्वेश्चन? ये सर यस सर।
चलिए यही सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आगे। और कल के बारे में आप लोग को बता देता हूँ, कल की क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, इससे आपको आने का थोड़ा मन करेगा। स्मॉल ऑसिलेशन 99% हो जाएगा चालू 2-4 क्वेश्चन करने के बाद। तो 1 घंटे लगभग 1.5 घंटे स्मॉल ऑसिलेशन चलेगा, तो पहला दिन मत छोड़ना कोई भी। और बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यस ओके, थैंक यू सो मच। मतलब हम इक्वेशन लिखेंगे कि एक तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, फिर जो वो O पॉइंट होगा उसके अबाउट टॉर्क लिख लेंगे इक्वल टू i अल्फा। और सर फिर जो एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखेंगे वो a इज इक्वल टू r माइनस r इनटू अल्फा लिखेंगे ना। हाँ उससे आप पता है क्या है, उसमें एक और चीज लगानी पड़ेगी आपको, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हाँ सर, वो जैसे वो लगा दिया, उससे वेलोसिटी निकाल ली हमने। हाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, √2g r माइनस r cos थीटा आ गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो सर फिर उसका मतलब फिर यूज तो हो नहीं रहा ना, लेकिन हाँ सर इसी क्वेश्चन की बोल रहा हूँ ना। हाँ सर जैसे एक वेलोसिटी मिल जाएगी ना आपको। हाँ सर, तो वो r माइनस r वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, r फाई डॉट के बराबर हो जाएगी, r फाई डॉट के। हाँ सर है ना। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक आएगा mg sin थीटा। यस सर। तो mg sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन भी तो दिखेगी। हाँ सर, वो तो होगा और सर। fr भी दिखाई देगा, mg cos थीटा माइनस fr इज इक्वल टू ma लिखोगे। सर mg sin थीटा माइनस fr। हाँ वही mg sin थीटा माइनस fr इज इक्वल टू ma। और सर फिर एक हम जो वो पॉइंट वो है सबसे ऊपर वाला जिससे आप थीटा निकालो, उसके बाद टॉर्क भी तो लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट को। टॉर्क अबाउट आप टॉर्क जो निकालो वो निकालो ग्रीन वाले स्फीयर के सेंटर के अबाउट। अच्छा, तो सिर्फ फिर फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा, सिर्फ फिर फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आ जाएगा, fr इज इक्वल टू i अल्फा। हाँ वही लगाओगे आप तो आ जाएगा। ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन एडवांस में न्यूटोनियन से। हाँ सर, वो जेई और जेम में तो सर न्यूटोनियन से आते रहते हैं। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो हमने 15 क्वेश्चन किया था ना, उसमें जो हमने न्यूटोनियन से किया था सर, उसमें मतलब मेरे को एक बेसिक प्रॉब्लम है कि जब हम ये थीटा डिसाइड करते हैं ना, तो सर कभी तो हम मतलब कि जो सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम वो थीटा कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर बीटा हमने लिया, तो सर ये जो हम बीटा ले रहे हैं सर वो कैसे ले रहे हैं, पर वो बता दो। बीटा कैसे लिया या थीटा कैसे लिया? सर बीटा सर सेकंड वाले मेथड में सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे, कभी हम इस साइड वाला ले लेते हैं, कभी हम ये वाला ले लेते हैं, तो फिर उससे कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं ना। नहीं, हमेशा यही वाला लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। जैसे आप मुझे थोड़ा बताओ, मैं करता हूँ एक बार। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे है मान लीजिए, यस सर, ये है मान लीजिए ब्लॉक, यस सर। mg का कौन सा कंपोनेंट लोगे ये बता, पूछ रहा हूँ मैं। हमेशा यही लेता था मैं तो, ये बीटा होगा, ये mg cos बीटा होगा और ये वाला mg sin बीटा होगा, यही लेता था हमेशा। सर ऑलवेज यही एंगल हम बीटा कंसीडर करेंगे क्या, मतलब इंक्लाइन प्लेन का एंगल तो यही वाला होगा बेटा, इंक्लाइन प्लेन का तो यही वाला एंगल होगा ना। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? सर ये कौन सा एंगल प्रॉपर्टीज यूज करके बीटा आया है? सर ये बीटा कैसे आया, मतलब जो एंगल हमने लिया ना, ये बीटा है तो ये कंस्ट्रक्शन कर लो ना। तो ये सर एक बार कर दोगे कंस्ट्रक्शन? ये लो 90 डिग्री, यस सर, ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, यस सर, ओके ठीक है सर, ये बीटा, यस सर। सर अब आ गया ये ना। आप ये ना जो आपने आईडी लिखी ना सर, इसको उसमें रहने देना सर, नोट्स में, तो फिर कभी दोबारा। ये बताओ पहले मुझे सर, तो इससे पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें कैनोनिकल, तो वो ये। हाँ सर, ये अरे सिंपल है, ये बात क्या रहती है 6 से ज्यादा होता है। L नॉट कितना है, हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। तो इससे p निकालोगे तो m q डॉट आएगा। और अगर L नॉट में आप अगर a q डॉट जोड़ दोगे तो डेरिवेटिव इसका भी तो आएगा फिर। ये सर, तो बदल नहीं जाएगा? नहीं सर, वो तो उसका तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, रिडंडेंट टर्म है, आपने बताया था वो। नहीं, इसका फर्क इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं पड़ता, बाकी तो पड़ता है ना। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे लिखवाया है, ये देखो, लैग्रेंज आयलर इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो लिखवाया है। ये सर, बाकी चीजों फर्क पड़ता है, वही तो क्वेश्चन इस बार गेट में बना के दे दिया। p डैश पे फर्क पड़ रहा है, l पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन पे फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आप सब।